हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मेंडल ने एक फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स बनाए थे, कुछ लॉज बनाए थे। किसके बेसिस पर बनाए थे? मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बनाए थे। जो अभी क्रॉस हमने देखे, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, उसी के बेस पर उन्होंने 3 लॉ जो है वो प्रपोज किए थे। तो देखिए, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि डोमिनेंस से रिलेटेड, मतलब कि जो डोमिनेंट, रेसेसिव और डोमिनेंस दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो जो डोमिनेंस होता है वो कैसा होता है? हमेशा किससे आइडेंटिफाई होता है? सबसे पहले तो कैपिटल लेटर से। जैसे ये कैपिटल वाई हो गया। कलर में बात करें तो, हाइट में बात करें तो कैपिटल टी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। स्मॉल टी की बात करेंगे तो क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। मतलब कि इस लॉ के अंदर डोमिनेंस से रिलेटेड कुछ होगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस। The law of dominance states that when the two homozygous individuals मतलब कि सिमिलर एलील क्या होते हैं? होमोजाइगस मतलब कि सेम वैरायटी, मतलब कि दोनों ही, अगर हम हाइट में, प्लांट की हाइट की बात करें तो दोनों ही हमारे पास टॉल होंगी। हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं तो या तो दोनों ही येलो होंगे या दोनों ही ग्रीन होंगे, ठीक है। अगर हाइट की बात करें तो दोनों ही टॉल हो सकते हैं प्लांट्स, या फिर दोनों ही ड्राफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो गया कि उसके अपोजिट कैरेक्टर्स, मतलब कि अगर हम बात करें, हम हाइट में ले रहे हैं, एक हमने ले लिया टॉल प्लांट, ठीक है, ये हो गया हमारा टॉल प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या जाएगा? हमारा ड्राफ्ट प्लांट जाएगा। तो ये हो गया इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। लेकिन इंडिविजुअल्स कैसे? होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस नहीं है। दिस इज टर्म्ड एज हेट्रोजाइगस, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसको हम एलील बोलते हैं, जब इनको क्रॉस कराते हैं तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपेयर होता है, F1 हाइब्रिड में अपेयर होता है, वो हमेशा कैसा होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या स्टेट्स हुआ है? देखो, व्हेन द टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद द वन और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम contrasting characters are crossed, the characters appear in the F1 hybrid are always dominant, and those that do not appear in the F1 generations are the recessive characters. जो F1 जनरेशन में appear नहीं होते हैं वो होते हैं recessive character, लेकिन जो appear होते हैं वो कैसे होते हैं? dominant character होते हैं, ठीक है। देखिए, in other words, when two factors of the alternate expressions of the trait come together as a result of fertilization, one which can express itself phenotypically is known as the dominant, जो अपने आप एक्सप्रेस होता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट। एंड अदर, whereas other allele of the trait which fails to express itself is known as the recessive character. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, जो एलील, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ऑफ स्प्रिंग का, F1 जनरेशन का, वो हमेशा कैसा होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। When Mendel crossed the pure tall and the pure draft plant, he found that all the F1 generations of the hybrid were tall and noted that the F1 hybrid resembles with one parent and not the other, ठीक है ना। मतलब कि किसी एक पेरेंट के साथ वो रिसेंबल हो रहा है, मतलब कि पूरा कॉपी है, लेकिन अदर पेरेंट के साथ वो मैच नहीं हो रहा है। इट मीन्स वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज ऑलवेज एबसेंट इन द F1 जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि एक पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा F1 जनरेशन में कैसी होती हैं? एबसेंट होती हैं। बट रीअपियर्ड अनचेंज्ड इन द F2 जनरेशंस। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है? वो रीअपियर्ड होती है, मतलब कि वापस से अपियर होती है। जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपियर नहीं होती हैं वो F2 जनरेशन में अपियर हो जाती हैं, ठीक है ना। शोज दैट द ट्रेट्स डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन अ हाइब्रिड, ठीक है ना। देखिए, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है अभी जो हमने फिगर 5.7 देखी, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, जो फिगर दिया हुआ है फिगर 5.7, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था, वो क्या शो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है ना। देखिए, इसमें क्या हो रहा है? सी, हमने दो प्लांट्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का
प्लांट्स लिए, एक प्योर टॉल है हमारे पास, एक प्योर ड्राफ्ट है, ठीक है ना। इसमें से जो गैमीट्स फॉर्म हुए वो कैसे थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, सी, ये देखिए गैमीट्स फॉर्म हुए। अब F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, ये गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स फॉर्म होने के बाद हमारी कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन आती है। तो वो कौन सी आई, इन दोनों को मिला के दोनों गैमीट्स मिलके क्या बना है, ये। तो ये क्या होता है, ये टॉल प्लांट हुआ ऑब्वियसली। अब इसमें सेल्फिंग होगी, मतलब कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तब जाके हमारे पास जो है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, मतलब कि टॉल प्लांट्स भी आएंगे हमारे पास और ड्राफ्ट प्लांट्स भी आएंगे। लेकिन फिर भी मेजोरिटी किसकी रहेगी, टॉल प्लांट्स की रहेगी, ठीक है। तो आपको कहाँ तक समझना है, कि ये समझ लीजिए कि F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेट आया, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो हुई, टॉल, मतलब कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो, डोमिनेंट, है ना। तो यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, द फिनोमेना ऑफ द डोमिनेंस of the practical importance because harmful recessive characters remain hidden by the normal dominant characters of the in the hybrids। मतलब कि जो harmful recessive characters होते हैं वो कैसे रह जाते हैं, हिडन रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या शो होता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। तो जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो इस वजह से F1 जनरेशन कैसी होती है, बिल्कुल अपने पेरेंट के कॉपी होती है ना। तो पेरेंट कैसे हैं यहाँ पर हमारे, P1 क्या है हमारा, डोमिनेंट है ना, ये क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। अब देखिए सी, ये देखिए लिखा हुआ इन ह्यूमन बींग्स फॉर्म ऑफ आइडियोसी, डायबिटीज एंड हीमोफीलिया आर द रेसेसिव कैरेक्टर्स, हेंस दे रिमेन रेसेसिव ड्यू टू द डोमिनेंस, ठीक है ना। ये कैसे रह जाते हैं, रेसेसिव हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं ये रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा रेसेसिव रहते हैं, F1 जनरेशन में इजीली शो नहीं होते, ठीक है ना, ड्यू टू डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या फॉर्म होता है, डोमिनेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही जो है फॉर्म होती है, वही जो है ऑब्जर्व। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ये हमने किस में देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिलते हैं, प्योर गैमीट्स मिलते हैं ना। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किसमें रहती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कौन सा क्रॉस शो करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों लॉ जो हैं किससे प्रपोज हुए थे, किसके थ्रू, कौन से क्रॉस के थ्रू पता चला था कि ये दो लॉ हो सकते हैं उसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो देखिए क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ द एलील सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। इस लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं या फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं, कब, जब गैमीट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही होती है, एंड द पेयर्ड conditions is restored by the random fusion of gametes during the fertilization, ठीक है ना। और पेयर जो होते हैं, पेयर्ड कंडीशन जो होती है वो रिस्टोर्ड रहती है बाय द रैंडम फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। मतलब कि व्हेन द टू फैक्टर्स of a characters which remain together in an individuals do not get mixed up but keep their identity distinct। मतलब कि जब दो फैक्टर्स एक साथ हैं लेकिन वो आपस में मिक्सअप नहीं हुए, उनकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस और द स्पर्मेटोजेनेसिस। सेपरेशन कब होता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। एंड गेट रैंडमली रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट गैमीट्स एंड देन गेट पेयर्ड अगेन। मतलब कि एक बार रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, कब, जब गैमीट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस हुई, बाद में वापस से पेयर अप हो गए, ठीक है ना, इन द डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फिगर 5.7 जो अभी हम देख रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी शो करता है। देखो क्या है, मैंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन मैंडल्स monohybrid cross between tall and the pure draft and the pure tall pea plants illustrate the phenomena of the segregation। देखो
ये भी सेग्रीगेशन का फिनोमेना है जो है वो शो करता है। क्या होता है, प्योर टॉल आर होमोजाइगस एंड देयरफॉर possess the character factors tt, right, and the draft possess the characters factors that is small t, right. If the tallness and the draftness of two individuals but contrasting pairs, pure tall pure tall plants produce gametes, all of which possess the factor t, and draft plant t types of gametes। मतलब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सी देखिए, ये पेरेंट है, ये क्या है, प्योर टॉल है। सी दिस वन इज प्योर टॉल, दिस वन इज प्योर ड्राफ्ट। जब इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की प्रोसेस है ना, ये क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है, जब गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं तो दे आर गेटिंग सेपरेट, राइट। तो ये जो सेपरेशन हुआ और गैमीट्स फॉर्म हुए, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है, सी इसका, जब गैमीट्स फॉर्म हुए तो क्या हुआ, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, तो इन दोनों में से क्या हुआ, सेपरेशन हो गया। तो दिस सेपरेशन इज टर्म्ड एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्या हुआ, देखो क्या हो गया, वापस से एक साथ यूनाइट हो गए, है ना। देखो यहाँ पर आके देखिए, F1 जनरेशन में आके क्या हुआ, वापस से दे बिकम द, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील पेयर सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो पेयर्स हैं ये सेपरेट हुए जब हमारे ये गैमीट्स बने, ये दो गैमीट्स बने, तब ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। लेकिन एंड इज रिस्टोर्ड बाय द रैंडम फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, रीस्टोर्ड हो जाएंगे। मतलब कि F1 जनरेशन में जाके ये कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, रीस्टोर हो गए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो टी जीन, कैपिटल टी को कैरी कर रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम्स हैं जो ड्राफ्ट प्लांट को कैरी कर रहे हैं। मियोसिस की प्रोसेस हुई तो क्या हो गया, पेयर्ड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब सेग्रीगेशन कहाँ पे हो रहा है, इसके गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इससे एक कैपिटल टी बन रहा है, एक स्मॉल टी बन रही है, हमारे गैमीट्स फॉर्म हुए। तो ये जो प्रोसेस है ये देखिए, ये है सेग्रीगेशन। ये एरो देखिए, सी दिस, इसे बोलते हैं हम सेग्रीगेशन, ठीक है। जब इसमें वापस से फ्यूजन होगा, जब ये F1 जनरेशन में जाएंगे तो वापस कैसे हो जाएंगे, F1 जनरेशन में जाके अगेन दिस विल बिकम लाइक दिस। तो मतलब कि वापस कैसे हो रहे हैं, रीस्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब देखिए लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट से, कौन से क्रॉस से पता चला था कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। जो मैंडल ने लॉ, सॉरी, डायहाइब्रिड जो क्रॉस किया था, ठीक है ना, उसके थ्रू ये बता सकते हैं कि वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किस तरीके से वेरीफाई करता है। सी दिस लॉ स्टेट्स इफ द इनहेरिटेंस ऑफ द वन of the more than one pair of the characters is studied simultaneously। मतलब कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस कराते हैं ना। तो मतलब कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्या कर रहे थे हम वहाँ पर, देखिए हमने राउंड, ठीक है ना, एंड येलो सीड्स लिए थे, इसके बाद व्रिंकल एंड ग्रीन सीड्स लिए थे। तो हम किस तरीके से, ये हमारी पेयरिंग थी, है ना, इसमें हम क्रॉस कर रहे थे। तो ये एक से ज़्यादा क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए जिसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ स्टडी करके, कुछ ऑब्जर्व करके कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो क्या है कि ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किस तरीके से बताता है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो, फैक्टर्स ऑफ द जीन्स ऑफ ईच पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर शॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। मतलब कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको अच्छे से शो होंगे, शॉर्ट होंगे। अब किस तरीके से होते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ the two factors of each characters are shorted to separate independent of the factors of the other characters at the time of gamete formation। gamete formation के टाइम, और randomly कैसे होते हैं, rearrange हो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। मतलब कि gamete formation में कैसे हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, और ऑफ स्प्रिंग मतलब कि F1 जनरेशन में आते आते वो कैसे हो जाते हैं, वापस से री अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिगर 5.8 मतलब कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस जो बताया हुआ है फिगर में,
वो इस लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया। इसी लॉ के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से ये लॉ जो है, किस तरीके से इसमें 9:3:3:1 आया था। ठीक है, देखिए सी क्या था, हमने जो क्रॉस किया था किस तरीके से, एक कॉलम बनाया था हमने। सी, एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से क्रॉसिंग करा रहे थे हम डायहाइब्रिड क्रॉस में। F2 जनरेशन में जो क्रॉसिंग हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी, राइट। ये 4 कैरेक्टर्स, 4 पेयर्स हमको मिले थे। ये 4 टाइप के, ये क्या है, हमारे गैमीट्स फॉर्म हुए थे जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, है ना। जैसे कि ये क्या है, राउंड एंड येलो है। ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। ये व्रिंकल एंड येलो, ये व्रिंकल एंड ग्रीन। तो ये हमारे जो 4 क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स हैं, ठीक है ना। सी, देखिए यहाँ पे भी बताया हुआ है कि किस तरीके की 4 डिफरेंट ट्रेड्स, 4 हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरीके की हैं। जीन ऑफ द येलो कलर कॉटलीडेंस किस टाइप के जीन होते हैं, कैपिटल वाई होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर कॉटलीडेंस कैसे होते हैं, स्मॉल वाई। राउंड कैरेक्टर्स ऑफ कॉटलीडेंस कैसे होते हैं, कैपिटल आर। और व्रिंकल कैसे होते हैं, स्मॉल आर होते हैं। सो द प्लांट्स विथ येलो एंड द राउंड कॉटलीडेंस हैव देयर जीनोटाइप। येलो और राउंड कॉटलीडेंस का जीनोटाइप कैसा था, आर आर कैपिटल वाई, ये दिखा हुआ है। ठीक है, एंड दोज विद द ग्रीन एंड द व्रिंकल कॉटलीडेंस हैव द जीनोटाइप ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा, दीज प्लांट्स विल प्रोड्यूस गैमीट्स विद जीन्स आर वाई। इनके गैमीट्स कैसे होंगे, आर वाई होंगे। और इसका क्या होगा, आर वाई गैमीट होगा, इसका क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, है ना। ऑन द क्रॉस पॉलिनेशन दीज गैमीट्स विल प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड्स विथ, इनके F1 हाइब्रिड्स कैसे होंगे, आर आर वाई वाई, है ना। मतलब कि ये कैपिटल आर, ये वाला, और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। इस तरीके से F1 जनरेशन में हाइब्रिड फॉर्म होगी। When these plants produce gametes, अब ये प्लांट्स जब गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स के गैमीट्स फॉर्म होंगे, जो जस्ट अभी आपको चार्ट में बताया है ना। और कैसे होते हैं, पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो रहे हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंटली हम उनको अलग से देख पा रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो यही क्या शो करता है, यही क्या बताता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ 4 कॉम्बिनेशंस। ये 4 कॉम्बिनेशंस मेल में भी देखने को मिलेंगे, फीमेल गैमेट्स में भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होगा, इंडिपेंडेंटली आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ठीक है ना। देखिए 3 लॉ थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ था। ये दोनों लॉ किसके ऊपर डिपेंड थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कर रहे हैं उसमें से ये 2 लॉ निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। और डायहाइब्रिड क्रॉस करने पर कौन सा लॉ आ रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ की कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, देखो क्या है। द दीज लॉ हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द प्लांट एंड द एनिमल ब्रीडिंग। मतलब कि ये लॉ जो है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग पर प्रैक्टिकली ट्राई, इनकी कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, मतलब कि प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करके देखा गया। विद द हेल्प ऑफ दीज लॉ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डिजायर कैरेक्टर्स बाय क्रॉसिंग एंड ब्रीडिंग देम, ठीक है ना। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की अच्छी अच्छी वैराइटीज़, डिज़ायर डिफरेंट वैराइटीज़ को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है ना, क्रॉसिंग और ब्रीडिंग करा के। A variety of desire-resistant and high-yield crops, various new breeds of dogs, horses, cows, etc. have been produced. मतलब कि different breeds can be produced with the help of these law. समझ में आया, ये हो गए हमारे तीनों लॉ। अब बाकी का जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।